मतलब ठीक है, सावरकर को फादर ऑफ रिवॉल्यूशन दिखाया जाना ठीक था, क्योंकि लाल बाल पाल के जाने के बाद सावरकर ने ही और उनके परिवार ने ही इस क्रांति को जगाए रखा। यहाँ तक ठीक था, लेकिन मास्टर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशनरी दिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, हर कोई इन्हीं के पास आ रहा है कि और यही बता रहा है कि तुम ऐसी क्रांति करो, उसके पास जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, इस तरीके से। तो फिल्म ऐसे सेकेंड हाफ में, हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज से 3 दिन पहले मैं गया था सावरकर देखने, सावरकर फिल्म जिसका पूरा नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। तो इस फिल्म को देखने गया। अमूमन क्या होता है, यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस डालते हैं, मैं भी डालता हूँ, या फिर जो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरी वीडियोस तो अभी चल ही नहीं रही है, मैंने अभी शुरू किया है, तो जो लोग वीडियोस डालते हैं उनको मैंने देखा है कि जैसे ही इस टाइप की फिल्में आती हैं जो कि किसी किसी एक खास पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या फिर एजेंडा टाइप की फिल्में लगे, भले ही वो हो ना, लेकिन लगे, तो लोगों की कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं इस पे रिव्यू डाल दूं, या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके मैं रिव्यू डाल दूं। और रिव्यू से ज़्यादातर लोग, जो कि मैंने करीब 10-15 लोगों को देखा है कि वो क्या रिव्यू डाल रहे हैं, तो उसमें मुझे यही लगा कि रिव्यू से ज़्यादा वो इतिहासकार बन गए हैं, वो हिस्ट्री की क्लासेस लेने लगे हैं, वो ये बताने लगे हैं कि ये देखो सावरकर कितना अच्छा था और गांधी कितना ख़राब था, इस तरीके की बातें करने लगे। तो मैं इन सब चीज़ों से बचता हूँ। तो मेरी इस फिल्म को लेकर के एक कोशिश थी कि मैं बिल्कुल आराम से देखूंगा इस फिल्म को, और देखने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि मैं उसी फ्लो में आकर के वीडियोस बना लूँगा और रिव्यूज़ डाल दूँगा और इतिहास की क्लासेस ले लूँगा। मेरा ये भी था कि मैं 2-3 दिन आराम से उस फीलिंग को अंदर जाने दूँगा, क्या क्या उसमें हुआ है उस चीज़ को रिकॉल करूँगा, और उसके बाद तसल्ली से इस पे वीडियो बनाऊँगा। तो अब मैं के बारे में, इस फिल्म का रिव्यू दे रहा हूँ, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं इस पे देना चाहता हूँ। तो जब मैं फ़िल्म देखने गया था, तो देखने के पीछे भी एक मूड होता है कि आप किस मूड से जा रहे हैं देखने। क्योंकि ऐसी फ़िल्में हैं ना, एक तो स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो आप ऑलरेडी एक इमोशनल पॉइंट को लेकर के जाते हैं, अपने अंदर एक इमोशन को लेकर के जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर सावरकर या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी, इस तरह की पर्सनालिटी पे फिल्में आती हैं, तो लोग बायस्ड होते हैं, बायस्ड होकर के फिल्में देखते हैं। मेरी एक कोशिश थी कि मैं उतना बायस्ड ना हूँ, जबकि मैं ये मानता हूँ कि मैं प्रो गांधी हूँ। मैं गांधी के विचारधारा को, उनका जो तरीका था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, वो जो तरीका था उसको मैं एक तरीके से सही मानता हूँ, और मैं इसी सोच के साथ गया था, ये सोच के कि अगर मैं इस विचारधारा को मानता हूँ और फिर भी ये फिल्म मुझे कन्विंस कर दे कि सावरकर का कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक था, तो मैं मान जाऊँगा कि फ़िल्म अच्छी बनी है। दूसरी चीज़ ये भी थी कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, मैंने सावरकर को पढ़ा है। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया, बताओ इतने बड़ी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ाया नहीं गया, ये गलत बात है, मैंने खुद पढ़ा है इतिहास में। और सावरकर के बारे में, वो जेल में उनको क्या, किस तरीके से रखा गया, और जेल से पहले उन्होंने क्या क्या क्रांति करी, ये सब कुछ मैंने पढ़ा था। बस मुझे ये जानना था कि जेल से निकलने के बाद जो नॉर्मल डिबेटेबल जो इशू है, जो कि सोशल मीडिया में चलता है, पार्टियों में चलता है कि भाई कांग्रेस ये कह रही, बीजेपी ये कह रही, जो एक्चुअल डिबेटेबल जो उनका फेज़ है, जो कि जेल से आने के बाद, रत्नागिरी में रहने के बाद वो क्या करते हैं, उसको मैं देखने की, उसको जानने की मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, तो उस क्यूरियोसिटी के साथ मैं गया था फिल्म देखने। तो फिल्म शुरू होती है बहुत ही एक मार्मिक दृश्य से। कभी भी आप इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई फिल्म, कोई किताब, कुछ भी पढ़ोगे तो हमेशा ही वो सीन बड़ा ही मार्मिक होता है, आप इमोशनल हो जाते हो, आपका गला भर जाता है कि ये सोच के कि बताओ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना कुछ सहा है, इतना कष्ट सहा है, इतनी बलिदानियाँ दी हैं। तो उसी तरीके से बिल्कुल फ़िल्म शुरू होती है। एक गली है, या कह लें रास्ता है, उसमें लाशें बिछी हुई है, जगह जगह पे आग लगी हुई है, चारों तरफ अफरा तफरी है, और सावरकर के सभी 3, सावरकर और बाकी के दोनों भाई वो छोटे छोटे हैं, और उनके पिता आकर के इस तरीके से कुछ बात करते हैं, और फिर उनके पिता को ले जा कर के अंग्रेज पीटते हैं और मार देते हैं। तो ये बड़ा मार्मिक शुरू के 10 मिनट में ही आपका गला भर जाएगा कि यार इस तरीके का कष्ट। एक तो अंग्रेज़ों पे गुस्सा भी बहुत आएगा कि यार ये किस तरह के हैवान थे, और दूसरी चीज़ ये भी आएगा कि यार वो जो होता है ना रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग, वो ऐसी फिल्मों में कई बार होता है। तो ठीक है, ये फिल्म ऐसे शुरू होती है, फिर धीरे धीरे दिखाया जाता है कि सावरकर जी किस तरीके से वो पढ़ने लिखने में तेज़ थे, क्रांति करना चाहते थे, उनके राइटिंग्स में वो एक आग थी, उस आग से लोग इन्फ्लुएंस होते थे। वो लंदन जाते हैं, लंदन में उनका जाने का ये मकसद होता है कि मैं उनके लॉज को पढ़ के आऊँगा, तब उनको उस तरीके से हरा पाऊँगा या फिर मदद मिलेगी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। वहाँ जाते हैं, वहाँ मदन लाल धींगरा को ये करते हैं, एक तरीके से मैं कहूँगा कि चढ़ाते हैं, और मदन लाल धींगरा एक मर्डर करते हैं और उनको फांसी हो जाती है। इस फिल्म में शुरू के
इंटरवल के भी 1 घंटे या 45 मिनट तक वो पूरी क्रांति दिखाई गई है। उस पूरे क्रांति में आपको दिखेगा कि हर 10 मिनट में हमारा कोई हीरो, यंग एज का हीरो उसमें जा रहा है, उसको फांसी दी जा रही है या उसको मारा जा रहा है, बुरी तरह से मारा जा रहा है, इस तरीके से मारा जा रहा है कि वो इनएक्टिव हो जाए, तो इस तरीके से सताया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है। ये सब कुछ इस फिल्म में दिखेगा। उसके बाद फिल्म इंटरवल और उसके बाद तक तो ठीक होती है। जब वो जेल से निकल के आते हैं, जब जहाँ पे एक्चुअल ये बनना चाहिए कि क्यूरियोसिटी बननी चाहिए कि चलो इसी के लिए तो हम आए थे फिल्म देखने, बाकी तो हमें पता ही है, वहाँ से ही फिल्म एकदम ही चौपट हो जाती है, एकदम ही पॉलिटिकल हो जाती है और एकदम ही डल हो जाती है फिल्म में बार बार यही आपको दिखाया जाएगा कि नेहरू को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, गांधी को गलत तरीके से दिखाया गया है। बार बार ये नकली कोशिश की जा रही है कि भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर रास बिहारी बोस हो, या फिर मदन लाल धींगरा हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी हो, एक कोशिश की गई है कि हर कोई सावरकर से इन्फ्लुएंस हुआ है क्रांति के लिए। मतलब ठीक है, सावरकर को फादर ऑफ रिवॉल्यूशन दिखाया जाना ठीक था, क्योंकि लाल बाल पाल के जाने के बाद सावरकर ने ही और उनके परिवार ने ही इस क्रांति को जगाए रखा। यहाँ तक ठीक था, लेकिन मास्टर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशनरी दिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, हर कोई इन्हीं के पास आ रहा है कि और यही बता रहा है कि तुम ऐसे क्रांति करो, उसके पास जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, इस तरीके से। तो फिल्म ऐसे सेकेंड हाफ में ऐसे बोर करने लगती है और फिर आपको पॉलिटिकल उलझन में डाल देती है कि यार, मतलब अगर आप बीजेपी के हो तो कहीं आपको मज़ा आएगा कि हाँ ठीक दिखा रहा है, ठीक दिखा रहा है। अगर आप कांग्रेस के हो तो आपको लगेगा कि यार ये क्या दिखा रहा है, बार बार किसी एक की बेइज्जती कर रहा है, या किसी एक को गलत तरीके से दिखा रहा है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ फिल्म में ये भी दिखाया गया है सेकेंड हाफ के बाद कि किस तरीके से सावरकर, इसमें सावरकर को भी अच्छे तरीके से इन्होंने बेइज्जत किया है। किस तरीके से सावरकर हिंदुत्व को लेकर आते हैं, हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को समझाने में नाकाम हो जाते हैं। हिंदुत्व का जो उनका कॉन्सेप्ट था कि एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी या फिर कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते थे, उस चीज़ को उस जनता में समझाने में नाकाम हो जाते हैं। ये अच्छी तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम भी करते हैं। वो साफ उनका डायलॉग है कि ये फलाने फलाने मुस्लिम को लेकर के चल रहे हैं, तो हिंदुओं का क्या, मैं हिंदू को लेकर चलूँगा, मेरे साथ हिंदू आएंगे, और इस तरीके की बात कही गई है। फिल्म धीरे धीरे, फिल्म में एक बढ़िया सीन है जब आप इतना कुछ त्रासदी देख कर आते हैं और हर 10 मिनट में देखते हैं कि एक हमारा लीडर, एक हमारा युवा क्रांतिकारी फिर से शहीद हो रहा है, फिर से उसे फांसी दी जा रही है, और फिर से उसने जो मेहनत करी थी उतने साल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, वो फिर से ज़ीरो पे आ जा रहे हैं। फिर कोई निकल रहा है, फिर वो 10 मिनट में उसे फांसी मिली, फिर उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो फिर ज़ीरो पे आ जा रहा है, फिर भगत सिंह को फांसी होती है, फिर ज़ीरो पे आते हैं। इस तरीके से इतनी बार फांसियाँ दी गई हैं और इतनी बार ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं ना, कि आपको लगेगा कि जब फिल्म के सेकेंड हाफ में एक डायलॉग आता है जब सावरकर के बड़े भाई की डेथ होती है, तो वहाँ पे सावरकर कहते हैं कि हिंसा और कितनी हिंसा, हमने ये क्रांति का रास्ता आज़ादी के लिए चुना था, सर्वविनाश के लिए नहीं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने गया है बंदा, उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे यार, ये फिल्म तो ये कह रही है कि इतना जो पीछे से आप क्रांति करते आ रहे हो वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया और यहाँ पर आकर के आप ज़ीरो हो गए हो। और लिटरली ऐसा ही हुआ भी था इतिहास में। जितने भी क्रांति हुए थे ना, ठीक है, वो अंग्रेज़ों को चोट पहुँचा रहे थे, बट वो ज़ीरो पे, वो एंड में ज़ीरो पे ख़त्म हो रहे थे। फिर से कोई क्रांतिकारी निकल रहा था, फिर अंग्रेज़ों को चोट पहुँचा रहे थे थोड़ी बहुत, और फिर से वो ज़ीरो पे हो जा रहे थे। और ये करते करते हम करीब करीब 1920 या 30 के आसपास पहुँच जाते हैं। और उसके बाद इतने बड़े क्रांतिकारी सावरकर को जो जितना बड़ा दिखाया गया, वो भी पॉलिटिक्स में आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और धीरे धीरे वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं। सेकेंड हाफ में जो मेरी क्यूरियोसिटी थी कि जेल के आने के बाद दिखाया जाएगा कि सावरकर का क्या योगदान था, वो क्यूरियोसिटी मेरी ज़ीरो हो गई और मुझे ये श्योर हो गया कि हाँ, सच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इन्होंने उसके बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही किया है। और एक और इंसिडेंस है इसमें दिखाया गया है सीन में, जो गांधी जी का मर्डर होता है। तो गांधी जी का जब मर्डर होता है उससे पहले सीन दिखाया गया है कि हिंदू महासभा के ये प्रेसिडेंट होते हैं, और उसमें नाथूराम गोडसे को दिखाया गया है। तो इस तरीके से दिखाया गया है कि थोड़ा सा तो डाउट ज़रूर बनेगा कि कहीं ऐसा ना कि इन्होंने ही चढ़ाया था नाथूराम गोडसे को गांधी को मारने के लिए। हालांकि बाद में इसको कवर अप करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कोशिश बहुत ही बनावटी लग रही है। हम देखेंगे कि गांधी जी के मरने के बाद
उनके घर का माहौल दिखाया गया है। ये बड़े ही एक आर्टिफिशियल वे में कह रहे हैं कि गांधी जी को नहीं मारना चाहिए था, मैंने बोला था गोडसे को ऐसा नहीं करने को, वो उसने गलती करी है, बताओ। और फिर वहाँ से ये कोशिश हुई है कि वहाँ से ये जो गांधी के मर्डर का ब्लेम है वो कांग्रेस पे डाला जाए कि सिक्योरिटी क्यों हटा दी। अच्छा, कहीं ऐसा सिक्योरिटी कांग्रेस ने हटाई होगी। बस कांग्रेस वालों को तो इतने ही है कि जब तक गांधी जी ठीक थे, फिर अब सत्ता हो गई, देश आज़ाद हो गया, नेहरू को अपनी जगह मिल गई, तो फिर वो गांधी का यूज़ ख़त्म हो गया, फिर गांधी को कुचल दो, ऐसा वैसा। एक तो तुमने गांधी को पूरे ही ये में दिखाया कि सावरकर गांधी का हमेशा ही विरोध करते हैं। यहाँ तक कि गांधी जहाँ हाथ जोड़ करके उनसे सावरकर से कुछ बातें कर रहे हैं, वहाँ भी सावरकर तने खड़े हुए हैं इस तरीके से एकदम। और अंत में उनके मरने के बाद आप इस तरीके से गांधी जी करके करने लगती हो, कहीं रिलेट नहीं कर पाता है। तो अंततः ये फिल्म बड़ी ही एक कैजुअल फिल्म की तरह या प्रोपेगेंडा फिल्म की तरह ही ख़त्म होती है। फर्स्ट हाफ में मैं ज़रूर कहूँगा कि फ़र्स्ट हाफ में इसने उस पिक को टच किया था जिसको कि देख करके आपको ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप जोश से भर जाएंगे, आपको दया आएगी, मार्मिकता आएगी कि यार ये क्या इतना ज़्यादा बलिदान दिया गया है हमारे लिए। लेकिन सेकंड हाफ में उस फर्स्ट हाफ के भी जो फर्स्ट हाफ में जो कोशिश की गई है ना, उसको भी सेकंड हाफ में बुरी तरह नलीफाई किया गया है। अब मैं इस पे बात करूँगा कि इस फिल्म में कुछ पैराडॉक्स लाए गए हैं। जैसे पैराडॉक्स का मतलब ये है कि अगर कोई मेरे से इन्फ्लुएंस हो के कोई काम कर रहा है और उस काम को करने के बाद वो नारे लगा रहा है ठीक मेरे से विपरीत आइडियोलॉजी वाले बंदे के, तो ये लगेगा ना कि भाई फिर मेरे से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। तो इस तरह के पैराडॉक्स इस फिल्म में कई सारे हैं। तो मैं वो 5-6 पैराडॉक्स आपको इस फिल्म के बताने जा। तो अब बात करते हैं उन पैराडॉक्स की जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है और जो कि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से पहली चीज़ तो ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि देश को आज़ादी मिलेगी तो सिर्फ क्रांति से। क्रांति ही वो ज़रिया है जिससे अंग्रेज़ों को खदेड़ करके हम इंडिया से बाहर भेजेंगे। और इस हर 10 मिनट में इसमें दिखाया गया है कि हर 10 मिनट में किसी बड़े लीडर को फांसी दे दिया जाता है उसी क्रांति की वजह से, छोटे छोटे क्रांति की वजह से। कि किसी को गोली मार दी तो उसके लिए वो बड़ा लीडर जो है, जैसे खुदीराम बोस हो गए, चाहे भगत सिंह हो गए, चाहे मदन लाल धिंगरा हो गए, इन सबको फांसी दी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि 3-3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती है। तो ये एक तरीके से इतने बड़े नुकसान को, इतने बड़े लॉस को भी इस फिल्म में दिखाया गया है। और अंत में क्या कहा गया है कि जब सावरकर के भाई की जो डेथ होती है तो उस समय डायलॉग आता है कि हिंसा और कितनी हिंसा, हमने ये क्रांति, ये हिंसा का रास्ता आज़ादी के लिए चुना था, सर्वविनाश के लिए नहीं। तो यहाँ पे इस डायलॉग पे आते आते ये समझ आ जाता है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो हिंसा से, क्रांति से नहीं मिली है। हिंसा से और क्रांति से हमने कभी कभी चोट बस दी है अंग्रेज़ों को, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा हमें चोट दिया है। हमारे बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने सीधे फांसी पर चढ़ा दिया है इस क्रांति की वजह से। तो यहाँ पे आपको फील आ जाएगा कि हाँ, ये जो क्रांति वाला रास्ता था वो फ्लॉप हो गया था। दूसरा जो पैराडॉक्स मुझे लगा वो सीधे सावरकर की पर्सनालिटी से लगा कि इसमें सावरकर बात करते हैं गांधी के सामने कि मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो अंग्रेज़ों को चीर फाड़ दे, कच्चा चबा जाएं। तो इस तरीके का हिंसा, इस तरीके की क्रांति की बात दिखाई गई है उनके पर्सनालिटी में। और बड़े ही अच्छे से ये दिखाया गया है कि पूरी फिल्म में सावरकर जी अंग्रेज के किसी एक हवलदार को भी एक डंडा तक नहीं मारते हैं, किसी को उन्होंने एक गोली तक भी नहीं मारी है। इस फिल्म में पूरे अच्छे से दिखाया गया है। तो फिर आपकी क्रांति कहाँ से? जिन्होंने भी क्रांति करी है, चाहे आप देख लो सुभाष चंद्र बोस से पीछे जितने भी भगत सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगरा, जिन्होंने भी क्रांति की बात करी है, जिन्होंने भी हिंसा को एक रास्ता समझा है, उन्होंने ज़रूर ऐसा वक्त आया है कि जब मर्डर किया है, जब कुछ लोगों को मारा है, कुछ ऐसा किया। लेकिन आप तो हिंसा की बात करते हैं और फिर खुद कुछ नहीं करते हैं। तो ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है आपकी पर्सनैलिटी में। अगला जो पैराडॉक्स है वो ये है कि इसमें सावरकर को मास्टर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशनरीज दिखाया गया है। इसका मतलब कि किसी को भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो वो आ करके सावरकर के पास आ रहा है, सावरकर उसको गाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक दिखाया गया है कि सुभाष चंद्र बोस को सावरकर ने बताया है कि आप रास बिहारी बोस से मिलो, ये लो उनका चिट्ठा या एड्रेस जो भी उन्होंने दिया है, उनसे मिलो और आप आगे काम करो। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए बनाया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा कर के बापू कहा या फिर राष्ट्रपिता कहा, ये सब कुछ कहा। और आईएनए बनाया, अलग अलग ब्रिगेड्स बनाए। उस ब्रिगेड में नेहरू का नाम रखा, उस ब्रिगेड में गांधी का नाम रखा, जबकि दिखाया गया कि इन्फ्लुएंस हुए हैं सावरकर से। तो सावरकर का नाम क्यों नहीं रखा?
ये एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो मेरे से विपरीत आइडियोलॉजी या उस बंदे के नाम पे ब्रिगेड का नाम, अपने एजेंसीज का नाम क्यों रखेगा जो कि मेरे से बिल्कुल ही अपोजिट आइडियोलॉजी का है, जिससे शायद मैं नफरत करता हूँ। तो इसका सीधा मतलब है कि वो बंदा मेरे पास आया तो था, बट उसे पता चल गया कि आपके सोच में, आपकी विचारधारा में उस तरह का दम है नहीं, और वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ आपसे।